नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के बढ़ते हुए मामले और इसी के साथ क्या हम ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जब संक्रमण कम्युनिटी में फैल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त सीधे हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा, जिस तरह की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली में डबलिंग रेट में बहुत ज्यादा इजाफा है, मरने वालों की संख्या में है, मुंबई का भी यही हाल है, पूरे देश में अब जो हम संक्रमण देख रहे हैं उस पर ओवरऑल तस्वीर आपकी नजर में क्या दिखाई दे रही है? तो अगर हम पूरे देश की सिचुएशन देखें तो देश के कुछ भाग ऐसे हैं, मैं कहूँगा 10 से 12 शहर ऐसे हैं जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वही 70 से 80% देश के केसेस को काउंट कर रहे हैं। दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद या इंदौर की बात करें, ऐसे शहरों की बात करें, वहाँ केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन भारत के और जो हिस्से हैं वहाँ पे अभी केसेस इतने नहीं है। तो हमें जो फोकस करना है वो दो चीज़ों पे करना है। एक तो इन एरियाज में हम प्लानिंग करें जिससे केसेस यहाँ पे कम हो, यहाँ पे हम किस तरह से उसको कंटेन कर पाएं, और ये देखें कि यहाँ से जो है बीमारी और जगह ना फैले जिससे वहाँ पे केसेस जो हैं वो ना बढ़े। मुझे पता है कि आप इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि नहीं अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। आपकी नजर में, जब आप एकदम न्यूट्रल जगह पर खड़े होकर बोलते हैं और पूरी तस्वीर को दिल्ली में देख रहे हैं, क्या दिल्ली में या देश में इस वक्त कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी स्तर पर शुरू हो चुका है? तो जैसे आपने ठीक कहा, अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां पे हम देख रहे हैं केसेस इतने बढ़ नहीं रहे और कुछ हद तक कम भी हो रहे हैं। तो हम पूरे देश की बात करें तो देश में तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि तभी वहां पे इतने केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम जो है लोकल स्प्रेड हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हमें वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। केस फाइंडिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन और टेस्टिंग यहाँ पे और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ये ऐलान कर दे या ये कह दे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये पूरे पर्पस को बेटर सर्व करेगा, लोगों में सावधानी ज्यादा होगी, या आपको लगता है इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है और इससे बहुत ज्यादा असर हमारी स्ट्रैटेजी पर, रणनीति पर नहीं पड़ेगा? मेरा ये मानना है कि हमारी स्ट्रैटेजी पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक लफ्ज है, आप टर्म यूज कर रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम इसमें हम पेशेंट केयर कैसे बेटर कर सकते हैं। और अगर हम कहीं भी इस एरिया में हो सकता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं। और उसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पे जो भी केसेस हैं उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है। इसलिए जहां जहां हम कह रहे हैं कि स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, वहां हम जब बाहर जा रहे हैं हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि हमारे सामने या हमारे साथ जो लोग हैं वो सब पॉजिटिव हैं और वो बीमारी फैला सकते हैं। इसलिए जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, हाथ धोने की बात करते हैं, वो इन एरियाज में जहाँ पे हम कह रहे हैं लोकल स्प्रेड हो सकता है वो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जिनको इन्फेक्शन है, जो फैला रहे हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है कि वो उनको इन्फेक्शन है, और वो आम, चाहे वो मार्केट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बस हो, उसमें आपके साथ सफर कर सकते हैं। तो जो लोग इन एरियाज में हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं उनको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे तो केसेस बढ़ेंगे और उनको इन्फेक्शन हो सकता है और उनसे इन्फेक्शन घर में आके और लोगों को भी हो सकता है। आपने पहले भी शंका जाहिर की थी डॉक्टर गुलेरिया कि जून जुलाई के महीने में ही हम पीक देखेंगे। अभी आपका असेसमेंट क्या है? तो जून में अभी केसेस तो बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, अगर हम पूरी सावधानी नहीं रखेंगे तो केसेस और भी बढ़ सकते हैं। पीक कब आएगा ये कहना मुश्किल है, ये भी हो सकता है, और ये मेरा मानना है कि अलग क्षेत्रों में पीक अलग टाइम पे आएगा। जैसे मुंबई है, मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उनका पीक जल्दी आ जाए, दिल्ली में उसके बाद पीक आए, और फिर और जो शहर हैं और जगह हैं जहाँ पे केसेस अभी इतने नहीं है वहाँ पे छोटे छोटे पीक्स आ सकते हैं। तो पीक्स में वेरी फ्रॉम डिफरेंट एरिया ऑफ द कंट्री, बिकॉज हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन डायनेमिक्स अलग है। मेट्रो सिटीज में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
छोटे शहरों में डेंसिटी इतनी नहीं है, गांव में लोग अलग अलग दूर रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन ज्यादा है। तो इसलिए पीक की जो हम डेफिनेशन कहते हैं वो अलग अलग एरियाज में अलग टाइम पे आएगी, और उसकी जो स्टीप है, मतलब पीक में कितने केसेस होंगे वो भी एरिया टू एरिया वेरी करेगा। डॉक्टर गुलेरिया, आपको जितने भी लोग सुन रहे होंगे बहुत ध्यान से इस बात का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि लोगों के मन में अब यही सवाल सबसे पहले आता है कि ये कब खत्म होगा। क्या ऐसा कोई पीरियड आप देख रहे हैं अगले 1-2 महीने या 3 महीने, मतलब अगर एक टाइमलाइन की तरफ कुछ इशारा आपकी नजर से मेडिकली साइंटिफिकली अगर हो पाए तो लोगों को बहुत सही लगेगा सुनने में, डॉक्टर गुलेरिया। तो पहली चीज तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना के केसेस आस्ता आस्ता कम होंगे। जैसे जैसे हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, कुछ एरियाज में जल्दी कम होने लगेंगे, कुछ में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम खत्म हो जाएंगे। तो कुछ हद तक केसेस जो हैं वो काफी महीने रहेंगे। मेरा मानना है कि अगले साल तक भी रह सकते हैं, लेकिन केसेस कम हो जाएंगे क्योंकि हमारी कुछ हद तक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। दूसरा चीज ये है कि अगर वैक्सीन जल्दी आ जाती है, और वैक्सीन हम सब ज्यादा लोगों को अब हाई रिस्क पॉपुलेशन को दे सकते हैं, तो हम लाइफ्स भी सेव कर सकते हैं, और उससे भी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और तो भी कोविड-19 जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं, ये केसेस कम करेंगे, और इसमें कुछ टाइम तो लग सकता है। क्या जुलाई और अगस्त के महीने तक आपका मानना है कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पीक आकर चला जाएगा, या आप मानते हैं कि उसके आगे भी जा सकता है? और क्या विंटर्स में फिर से एक बैकलैश हम देख सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? तो हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में दिल्ली मुंबई में केसेस कम होने लगे, पीक होके कम होने लगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी इन एरियाज में। सर्दियों में केस फिर से बढ़ेंगे या नहीं, ये एक बहुत डिबेट है साइंटिफिक कम्युनिटी में, हमारे देश में नहीं। यूरोप और अमेरिका में भी यही है कि इन्फ्लुएंजा की तरह, इन्फ्लुएंजा एक और वायरस है जिसका भी पैंडेमिक हुआ था, और उसमें ये हुआ था कि सर्दियों में फिर एक सेकेंड वेव आया था। कोरोना वायरस थोड़ा अलग है, लेकिन लोगों का ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और वेव आए सर्दियों में, जब मौसम ठंडा होता है और वायरस का सर्वाइवल ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये कहना मुश्किल है, पर पॉसिबिलिटी है। जी, मेरा अगला सवाल अब टेस्टिंग को लेकर है गुलेरिया साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्टिंग को ही लेकर सभी का मानना है कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पर जब हम जाते हैं तो फिर वहीं पर जाकर बात अटक जाती है। कोई सरकार कहती है कि आप टेस्टिंग कराइए, कोई कहती है कि नहीं करा सकते उनका। आपको क्या लगता है, क्या तमाम एसिम्प्टोमेटिक लोगों का भी टेस्ट होना जरूरी है? और अगर ऐसा है तो हम किन का टेस्ट करें जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो किसी के कांटेक्ट में आए हैं? एक एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति कैसे जाने कि वो थ्रेट में है, या उसका टेस्ट होना चाहिए, या कोई लक्षण उसमें दिख सकते हैं ऐसे जो कि बहुत उभर कर ना आए? तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो हम टेस्ट क्यों कराना चाह रहे हैं, और सिम्प्टोमेटिक अगर कोई है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, या और वो इन्फेक्शन आगे ना दे। तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों का सारों का टेस्ट करना का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाएंगे। लेकिन वो जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, मान लो एक व्यक्ति पॉजिटिव है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई वैसे ही व्यक्ति है जो उसके घर में कोई पॉजिटिव नहीं है, उनको टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ पॉजिटिविटी लो है, और इसलिए वो टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा। तो क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, उनका हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आम जो लोग हैं उनका टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है जी। लेकिन दूसरा सवाल इसमें ज्यादा जरूरी है कि अगर हम एसिम्प्टोमेटिक वालों को टेस्ट नहीं कर रहे, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्फेक्शियस नहीं है। और हम ये इसलिए जो हम इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, वो इन हॉट स्पॉट्स पे और भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। और हमें ये मानना चाहिए कि हमारे आसपास सभी लोग पॉजिटिव हो सकते हैं जब हम बाहर जा रहे हैं, और हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखें कि हम किसी के ऐसे क्लोज कॉन्टैक्ट में ना आए जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाए। डॉक्टर साहब देखिए, अब पहले तो आपने फैमिली का एग्जाम्पल दिया, फैमिली का एग्जाम्पल पहले के लिए ठीक था। अब लोग दफ्तरों में जा रहे हैं, दफ्तर में कोई एक पॉजिटिव निकले तो फिर कितनों की टेस्टिंग होनी चाहिए? दफ्तरों में या और जगहों के लिए गाइडलाइंस हैं जिसमें ये
तीन चार चीजें हम देखते हैं। एक ये देखते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति से कितने क्लोज कांटेक्ट में आए, कितनी ड्यूरेशन के लिए आए। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा किसी व्यक्ति से बहुत क्लोज कांटेक्ट में आए हैं तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपने भी मास्क नहीं लगाया और उस व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया जब आप क्लोज कांटेक्ट में आए तो रिस्क और बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका डिस्टेंस कितना था। अगर आप 2 मीटर की दूरी पे थे और आपने भी मास्क लगाया था, कांटेक्ट 15 मिनट से कम का था, तो आप बिल्कुल लो रिस्क में हैं। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं लगाया, दूसरे व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया, आप आधा पौना घंटा उनके साथ क्लोज बैठे, 2 मीटर की दूरी से कम पे बैठे और वो व्यक्ति पॉजिटिव है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑफिस में भी हो तो ये पूरी जो सावधानी है वो आप रखें, मास्क हमेशा लगा के रखें, इकट्ठे खाना ना खाएं। लोग अब ऑफिस में जाते हैं तो ये आदत है कि चाय या खाना इकट्ठे खाते हैं, मास्क निकाल लेते हैं खाना खाते समय, इकट्ठे बैठ जाते हैं, और अगर उसमें एक भी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक या पॉजिटिव निकलता है तो वो सारों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए कुछ महीनों के लिए खाना अकेले खाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ अपने साफ करें, जो सर्फेसेस हैं जैसे दरवाजे हैं उनको रेगुलरली साफ कराएं या दरवाजा खुला रखें जिससे बार बार किसी को उसको टच नहीं करना पड़े। तो हमें एक नया नॉर्मल जीना पड़ेगा, उसी से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप अनलॉक 1 में मॉल्स, धार्मिक स्थल ये सब खुलने के पक्ष में हैं ऐसे वक्त पर जब हम बहुत ज्यादा मामलों में इजाफा देख रहे हैं गुलेरिया साहब? अगर ऐसी अगर ये जो जहां पे क्राउड हो इकट्ठा होने के चांसेस हैं वहां पे ज्यादा सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो चाहे मॉल हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, वहां पे हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे लोगों का रश ना हो। क्राउड कंट्रोल, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब हो सकता है तो हमारी जो जिंदगी है वो आस्ता आस्ता बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं। अगर इन जगह में ये चीजें नहीं होती तो फिर मेरा ये मानना है कि इन स्थानों को बंद कर देना चाहिए। पर ये अगर हम ये सब मेंटेन कर पाए तो फिर ये सब चीजें चल सकती है। जी डॉक्टर गुलेरिया, अब बात दिल्ली की स्पेसिफिकली, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आज ही कहा है कि अगर 30 जून तक उनका अंदेशा है कि मामले दिल्ली में 1 लाख तक हो सकते हैं और 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक वो कह रहे हैं लगभग 5.5 लाख केसेस कोरोना के दिल्ली में हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है और क्या इसके लिए आपको दिल्ली तैयार दिखाई देती है? तो एक तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग पे है, जैसे हम कह रहे हैं पीक कब आएगा, इसी तरह से हम केसेस कह रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि कई लोगों ने कई केसेस पहले भी ये किया था, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, कि इतने केसेस आएंगे, इतने हॉस्पिटल आईसीयू के वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने बाद में देखा कि वेंटिलेटर, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इतने ज्यादा सिक नहीं हो रहे। वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट जो हम 5% सोच रहे थे वो 1% के आसपास है। तो ये प्रोजेक्शंस है, ये डिपेंड करता है कि हम आगे कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जो 90% से ज्यादा लोग हैं जिनको कोविड-19 हो रहा है, उनको बड़ी माइल्ड इलनेस हो रही है। और अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली बनाएं कि जिन लोगों को माइल्ड इलनेस है या जिन लोग एसिम्प्टोमेटिक है, उनको हम हॉस्पिटल में ना रखें, उनको घर पे रहें, घर पे आइसोलेट करें, उनको हम अपनी वार्निंग सिम्टम्स बता दें, टेली कंसल्टेशन करके उनसे साथ संपर्क पे रहें कि वो ठीक है, तो हम काफी ज्यादा पेशेंट जो हैं उनको सिर्फ घर पे ही देख सकते हैं, उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल बेड हम उन लोगों के लिए रखें जो रियली काफी बीमार हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायलिसिस की जरूरत है या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए हॉस्पिटल रखें। और अगर तब भी जरूरत पड़ती है तो हम ऐसी चीजें करें जैसे हम फील्ड हॉस्पिटल बना लें। आप देखें चाइना ने भी ये किया था, यूरोप में भी ये हुआ था, न्यूयॉर्क में भी ये हुआ था कि कोई स्टेडियम है, कोई फील्ड है, वहां पर भी आप एक टेम्पररी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कर सकते हैं। तो कई चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारे बेड्स जो हैं वो ठीक तरह से ऑप्टिमली यूज हो। और अगर हम ये करेंगे तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली में अगर केसेस बढ़ेंगे तो उनको हम मैनेज कर पाएंगे। जी डॉक्टर गुलेरिया, आप हैं दिल्ली में लेकिन आपकी नजर पूरे देश में है। एक वक्त ऐसा भी था जब आप अहमदाबाद भी गए थे, वहां पर आपने क्या देखा था? मतलब अगर हम दिल्ली कंपैरिजन करें, अहमदाबाद, मुंबई, ये ऐसे शहर हैं, पुणे, इंदौर, जहां पर हमने बहुत ज्यादा इजाफा देखा। आपकी क्या फाइंडिंग रही, क्या देखा आपने और क्या सजेस्ट किया? तो सब जगह पे 2-3 चीजें जो है वो बहुत जरूरी है समझना। एक तो ये है कि हमारे जो सिटीज हैं, शहर हैं,
उनमें प्लानिंग थोड़ी सी अलग की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कई जगह ऐसे हैं इन शहरों में जहाँ पे 5-5, 6-6 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक कम्युनिटी में कॉमन टॉयलेट्स हैं, सब लोग इकट्ठे वहां पे कट लाइन में खड़े होते हैं और ये जो वायरस है ऐसे माहौल में एकदम ज्यादा फैलता है। तो एक तो ये कि हमें स्ट्रैटेजी यहाँ बनानी पड़ेगी कि हम इन एरियाज को कैसे डीकंजेस्ट करें। कोई पॉजिटिव पेशेंट है या कोई व्यक्ति पॉजिटिव है या उसको कोविड के लक्षण होते हैं तो उस एरिया से कैसे उसको अलग करें जिससे वो आगे वहां पे इन्फेक्शन ना फैलाए। दूसरा चीज ये है कि हमारे उस टाइम में जब देखा गया कि लोगों को स्टिग्मा बहुत था इन एरियाज में, कई लोगों को ये लगता है कि अगर मैं कोविड डायग्नोज हो गया तो मैं और मेरा पूरा परिवार जो है वो क्वारंटाइन में चले जाएगा, हमें अलग रहना पड़ेगा और इसलिए कई लोग जो थे वो हॉस्पिटल ही नहीं आ रहे थे, अपना टेस्ट नहीं करा रहे थे और इसके कारणवश हॉस्पिटल एडमिशन जो थी सीरियस केसेस की बढ़ रही थी। तो मुझे ये भी मानना है कि हॉटस्पॉट्स में अगर आपको कोई भी लक्षण हो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर कोविड है तो घबराएं नहीं, बहुत माइल्ड बीमारी है, इसमें कोई स्टिग्मा या घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि ये विवाद दिल्ली से जुड़ा हुआ है और आप क्या बोलेंगे ये मायने रखेगा। दिल्ली की सरकार चाहती थी कि दिल्ली के जितने भी दिल्ली सरकार के अधीन जितने अस्पताल हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही रखे जाएं, नहीं तो दिल्ली में परिस्थितियां बहुत खराब होने पर वो समस्या को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्या आप उनकी इस राय से सहमत हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आए, अगर वो बीमार है और उसको एकदम इलाज की जरूरत है तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से राज्य से। मैं तो ये कहूँगा ये भी नहीं मैटर करता कि वो भारतवासी है या किसी और देश से है, क्योंकि वो इंसान है जिसको इलाज की जरूरत पड़ती है और एथिकली हमें सबका इलाज करना है। तो इसलिए ये इशू नहीं होना चाहिए। ये बात है कि हम एनसीआर की बात करते हैं। एनसीआर मीन्स कि हमारे आसपास वाले जो स्टेट्स हैं, फरीदाबाद है, चाहे नोएडा है, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, कई लोग वहां रहते हैं और दिल्ली में आते हैं काम के लिए या दिल्ली में रहते हैं वहां जाते हैं काम के लिए। तो मेरा ये मानना है कि पेशेंट तो पेशेंट ही है, अगर वो बीमार है, उसको इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो उसको जो भी पास में हॉस्पिटल है वहां पे उसका पूरा इलाज होना चाहिए जिससे उसकी जान बच पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और आपकी आखिरी बात ही शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि बीमार का कम से कम राज्य या उसकी पहचान नहीं देखी जाती है और ऐसे वक्त पर उसे इलाज की जरूरत है, मिलनी चाहिए। हर हाल में देश को सावधानी बरतनी होगी, मास्क लगाना होगा, हाथ धोना होगा, सावधानी रखनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, कोरोना के साथ जीने का अंदाज सीखना होगा। धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी आशंका सही साबित होती है तो दिल्ली को कोरोना मरीजों के लिए 80,000 बेड का इंतजाम करना होगा, साथ ही 8,000 वेंटिलेटर का भी इंतजाम करना होगा। हालांकि दिल्ली सरकार इस बात से बौखलाई हुई है कि एलजी अनिल बैजल ने उनका प्लान पलट दिया। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया ने एलजी से ही पूछ लिया कि कैसे होगा इतने बेडों का इंतजाम। कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए। आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के भयावह रूप की आशंकाएं मंडराने लगी। दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाने की आशंका जताई तो उसके लिए 80,000 बेड्स की जरूरत भी बताई है। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार के इस आकलन का भी एक फॉर्मूला है। सरकार मानकर चल रही है कि अगर कोरोना के 100 केस आए तो उनमें से सिर्फ 15 मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती कराना होगा, यानी सिर्फ 15% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आ सकती है। इस हिसाब से अगर 31 जुलाई तक संक्रमण का आंकड़ा 5.5 लाख तक चला गया तो 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। फॉर्मूला ये भी है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में से 10% को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। इस हिसाब से 31 जुलाई तक 80,000 बेड के साथ 8,000 वेंटिलेटर का भी इंतजाम करना पड़ सकता है। हम मान लेते हैं बीच में कि प्री कम्युनिटी स्प्रेड है, स्ट्रैटेजी दोनों की सेम है और वो स्ट्रैटेजी है कि अब आपको लोगों को बचाना है और लोगों को बचाने के लिए आपको अलाउ करना होगा ट्रीटमेंट
कि मॉडरेट केसेस को भी जो लो डोज ऑक्सीजन से, लो फ्लो ऑक्सीजन से ठीक हो सकते हैं, उनको भी आप घर पे मैनेज करो, ताकि लोग घर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के रखें और लोग उससे अपना इलाज कर सकें। आज नहीं तो कल दिल्ली सरकार को ये स्ट्रैटेजी लाके, अभी वो कह रहे हैं ऑक्सीजन मीन्स हॉस्पिटल, नहीं, हाई ऑक्सीजन मीन्स हॉस्पिटल, इस स्ट्रैटेजी को लाना होगा, नहीं तो हमारे यहाँ पे बेड्स नहीं मिलेंगे। बात सिर्फ यही नहीं है कि दिल्ली सरकार को बेड्स का इंतजाम करना है, सवाल ये भी है कि अगर इंतजाम हो भी गए तो इतने डॉक्टर कहां से आएंगे, इतनी नर्सों का इंतजाम कैसे होगा, आखिर कोरोना से तब कैसे लड़ेगी दिल्ली। ये हमने पहले ही सोचा था कि अगर जो दिल्ली में बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी तो नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम को एक और फरीदाबाद को एक टेंडम, ये एनसीआर जो है इसमें हमें टेंडम काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि बेड्स कहीं और की जरूरत हो दिल्ली निवासी को, हो सकता है कहीं से नर्सेज आनी पड़े, डॉक्टर आना पड़े, ये हमने पहले ही बात करी थी, पर ये एक कमांड बन जाना चाहिए जो एनसीआर के लिए हो, उसमें फिर दिल्ली, हरियाणा, यूपी का कोई भेदभाव नहीं हो। उसका ये काम है कि अगर जो ये संक्रमण इस लेवल पे पहुंचेगा कि पब्लिक को तकलीफ हो रही है, उस टाइम ये तू मैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के अस्पतालों में बेड को लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। आज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से पूछ ही लिया कि अगर मरीज बढ़े तो बेडों का इंतजाम कैसे होगा। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही लोगों से अपील करना शुरू कर दिया था कि वो अस्पताल के बजाय घरों में रहें। इस अपील के बावजूद दिल्ली के अस्पताल 50% से ज्यादा कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। सवाल ये है कि अगर केस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो फिर क्या होगा। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोरोना के मोर्चे पर दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। एक तरफ तो दिल्ली में सब कुछ अनलॉक हो गया, अब बात हो रही है कम्युनिटी संक्रमण की। हालांकि दिल्ली सरकार ने दावे तो पहले भी बड़े बड़े किए, लेकिन सवाल यह है कि सरकार कैसे करेगी 80,000 बेडों का इंतजाम। मैं बार बार बोलता हूं कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। तो दिल्ली में हालांकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, आईसीयू का सबका इंतजाम किया हुआ है। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में दिल्ली सरकार ने बढ़ चढ़कर दावे किए थे। अब उन दावों को हकीकत की सरजमी पर उतरना है। पहले हम दिल्ली के अस्पतालों की आपको मौजूदा हालात बताते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए कुल 8,877 बेडों का इंतजाम किया गया है। इनमें से आज की तारीख में 4,800 बेड भर चुके हैं, जबकि 4,077 बेड खाली हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कुल 507 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 315 भर चुके हैं और 192 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार को 31 जुलाई तक 80,000 बेडों की जरूरत पड़ सकती है। सरकार अब तमाम होटलों में बेड का इंतजाम करने की कवायद में जुटी है। दिल्ली में अगर हम ब्रांडेड होटल्स की बात करें तो दिल्ली के ब्रांडेड होटल्स में फिलहाल 14,730 कमरे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में अगर स्थिति बिगड़ती है तो दिल्ली सरकार होटलों के कमरे किराए के लिए ले सकती है। इससे पहले सरकार कोरोना संक्रमितों को क्वारंटीन करवाने के लिए स्टेडियम तक के अधिग्रहण के दावे कर चुकी है। सवाल ये है कि अगर स्टेडियम को अस्पताल में तब्दील भी कर दिया गया तो उसके लिए डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ का इंतजाम कहां से होगा। ईशा गुप्ता के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। आज स्पेशल रिपोर्ट आपको बिना ब्रेक दिखा रहे हैं। तमाम खबरें आगे भी, रिपोर्ट न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई और देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना को लेकर आपको क्या सावधानी रखनी है, ये सब बताएंगे। नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर सिर्फ।
आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली सरकार के दावे ने दिल्ली वालों को डर और खौफ में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार का यह कहना है कि इस महीने के अंत यानी जून के अंत में 1 लाख मामले कोरोना के दिल्ली में हो जाएंगे। वहीं 31 जुलाई तक वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि 5.5 लाख केस कोरोना के हो सकते हैं। इन सब के बीच कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर भी चर्चा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लोगों में फैल रहा है, मैं बताता हूँ, सब स्प्रेड है। इसे बोलते हैं साइलेंट ट्रांसमिशन इन द सोसाइटी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस को लेकर जिसका डर था, क्या अब वो डर सामने आने लगा है? जी हाँ, कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड। इसका मतलब होता है कि किसी को कोरोना वायरस कब, कहां और कैसे लग जाए पता ही नहीं चलता। क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है? क्या कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्टेज में आ चुकी है दिल्ली? दिल्ली में कोरोना के 50% केसों के सोर्स का पता नहीं। दिल्ली में 14 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना के केस। हर रोज चढ़ता कोरोना का ग्राफ दिल्ली को डरा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली का सच क्या है और कम्युनिटी स्प्रेड होता कैसे है और क्यों कम्युनिटी स्प्रेड को घातक माना जाता है। दिल्ली में कोरोना पॉलिटिक्स तगड़ी चल रही है। एलजी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खुला जंग चल रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस सियासी जंग और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा छेड़कर समूची दिल्ली को डरा दिया है। ये तो एक कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली में बरकरार है, ये हो गया है साहब। उन्होंने माना नहीं, मैंने बताया ना। हाँ। लोगों में फैल रहा है, मैं बताता हूँ, सब स्प्रेड है। कम्युनिटी है नहीं वो बताएं। तो ये कहा गया कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है अभी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं। भारत अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुका है और दिल्ली में 8 जून की सुबह तक कोरोना के 30,000 केस हो चुके थे। इनमें 17,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के हवाले से कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि कम्युनिटी स्प्रेड तभी मानेंगे जब इसकी घोषणा केंद्र सरकार करेगी। कम्युनिटी स्प्रेड वायरस आउटब्रेक की स्टेज 3 होती है, जो बेहद खतरनाक होती है। इसमें संक्रमण के सूत्रों का पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 50% केस ऐसे हैं जिनके सोर्स का पता नहीं लग पा रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। सर, संख्या है कि कितने लोगों के केस पता नहीं चल पा रहे हैं? लगभग आधे के नहीं पता लग पा रहे। क्या वाकई दिल्ली में ऐसा हो रहा है? आज तक की टीम ने दिल्ली के कंटेनमेंट इलाकों का रुख किया और लोगों से बात की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की माने तो जुलाई के अंत तक 5.5 लाख के आसपास केसेस हो सकते हैं दिल्ली में, यानी कि अब विस्फोट हो चुका है दिल्ली में कोरोना केसेस का और लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ है? हालांकि इस पर अभी सरकार खुलकर कुछ नहीं बोल रही। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये फैल रहा है और ये स्प्रेड हो रहा है। अभी इसको वो टेक्निकल लैंग्वेज में सरकार कह रही है, अब इसको कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो बोलेंगे वो सिर्फ केंद्र सरकार का डोमेन है, वही बोल सकती है। फिलहाल इस वक्त मैं कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद हूँ। दिल्ली में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन जो है दिल्ली सरकार ने बनाए हुए हैं। कुछ कंटेनमेंट जोन जो है वो बार बार हटा भी दिया जाता है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन है जो गीता कॉलोनी इलाके में आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने पीछे की तरफ कर रखी है। कंटेनमेंट जोन बनाया गया, काफी दिन से इसको बंद कर रखा है, आवागमन के सारे रास्ते बंद कर रखा है। और भी कई ऐसी जगह हैं जो अभी सरकार उसे उजागर नहीं कर रही है, बता नहीं पा रही। मैं बताता हूँ, सरकार का ये काम है कि दिल्ली सरकार केवल एक स्टिकर सा लगा देती है और जो पेशेंट निकलता उसको कहते हैं घर में रहिए। उसके बाद कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं है। केवल ये स्प्रेड हो चुका हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो कहते थे कि होगा वो हो चुका हुआ है। अब आपको सुनाते हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में क्या कहा है। हॉटस्पॉट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं।
अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं। आपने एम्स के डायरेक्टर को सुना, अब आपको बताते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है। कम्युनिटी स्प्रेड तब माना जाता है जब इन्फेक्शन के सोर्स का पता ना लग सके। ऐसा तब होता है जब ये पता ना लग सके कि किसी शख्स को किससे इन्फेक्शन हुआ है। संभव है कि वो कैरियर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो मूल रूप से इन्फेक्टेड कम्युनिटी से था। उदाहरण के तौर पर भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये है कि विदेश से लौटे लोगों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के कांटेक्ट में न आने वाले भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। WHO का कहना है कि जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं है, वो दूसरे लोगों को बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन साइलेंटली स्प्रेड करते हैं। इसका जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन माइल्ड होगा या साइलेंट होगा या सिम्टम्स नहीं होंगे, क्योंकि उनका वायरल लोड कम होगा, तो बाकी लोगों को जो वो वायरस फैलाएंगे वो भी माइल्ड ही बीमारी होगी। इसे बोलते हैं साइलेंट ट्रांसमिशन इन द सोसाइटी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और ये बीमारी साइलेंटली चलती जाएगी। इसी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO किसी बीमारी को 3 चरणों में बांटता है: छीटफूट केस, क्लस्टर केस और कम्युनिटी ट्रांसमिशन। देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 1007 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कुल टेस्टिंग के 27% लोग संक्रमित थे। पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। हमने हॉटस्पॉट की आपको रिपोर्ट दिखाई। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार कटघरे में है इस वक्त। दिल्ली के अस्पताल का क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। LNJP से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों के लिए बेड्स हैं, नहीं है, इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे लेकर रस्साकशी तो खूब चल रही है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? दरअसल हम आपको ये भी बताएं कि दिल्ली का जो ऐप है वो कहता है कि कुल जितने बेड्स हैं हमारे पास, उसमें से 4757 ऑक्यूपाइड है, 4057 जो है वो वेकेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो इन अस्पतालों में लाना चाहते हैं अपने मरीजों को उस लक्षण के साथ। लेकिन इस अस्पताल के बाहर, LNJP के बाहर, हमें एक अलग तरह का कंफ्यूजन दिख रहा है। आप आए हैं, आपकी माँ यहाँ पर भर्ती थी, क्या वो कोरोना पीड़ित थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को। यहाँ पे सीरियस थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लेके आए। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो ICU में बता रहे हैं कि 5 नंबर फ्लोर पे तुम्हारी माँ ICU में है। अब दोबारा मैं गया, मैंने क्या पता करके आओ गार्ड साहब से बोल के, तो वो यूँ कहते हैं कि मैं ऊपर नाम बताइए, मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता है कि डेथ हो गई। अच्छा, मैं ऐसा कैसे मान लूँ? ना बताया नहीं गया फोन? नहीं, कुछ नहीं, ना घर पे गया ना कैसे गया, तो मुझे बताया नहीं गया। अब मैं कैसे मान लूँ उसे? आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? जी, हमारा बच्चा था यहाँ पे, उसको अटैक आया था, उसको कोरोना बता दिया। हमारी उस लड़के से बात हुई है, कह रहा मुझे थोड़ी देर पहले सुई लगा दी, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से। फोन करा बीबी को उसने अपनी, इन्होंने मार दिया डॉक्टरों ने। पर यहाँ तो सिर्फ कोरोना के इलाज होना था ना? उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया, कोरोना नहीं था, उन्हें रिपोर्ट तक भी नहीं दी हम लोगों को। रात को मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकाल, ये लोग मुझे देख नहीं रहे, इनकी कंप्लेंट कर तू। 12 बजे डॉक्टर आते हैं, रात को फिर आते ही नहीं है देखने के लिए। एक टाइम शाम को आएंगे फिर चले जाएंगे। कह रहे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। कोई दूसरी बीमारी थी कोरोना की? यहाँ क्यों लाया गया? सिर्फ उनकी सांस तेज चल रही थी, इसलिए उनको लाया गया था। आपका क्या हुआ है? एक मेरा दोस्त है, चंदन कुमार झा नाम है। एक 28 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था, और यहाँ पे जब आया तो 2-3 घंटे के अंदर में चेक करके उसको वापस कर दिया गया। फिर गया 3 दिन के बाद में उसको कॉल गया जो तुम पॉजिटिव हो। उसके बाद में फिर उसको बोला जो अपना ये बोला जो फिर है मुझे रिपोर्ट दो। 3 तारीख को बुलाया यहाँ पे रिपोर्ट के लिए। 3 तारीख को फिर आया कोई बंदा लेने के लिए रिपोर्ट, बोला अभी तक आया नहीं है। फिर आज मुझे बुलाया गया है रिपोर्ट के लिए, मैं ऑटो रिजर्व करके आया हूँ नागलोई से। अभी भी बोल रहा है जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिलता है। देखिए, एक LNJP अस्पताल के सामने ही आप 3 तरह की कहानियां देख रहे हैं। एक जो रिपोर्ट के लिए हफ्ते भर से भटक रहे हैं और कोई उनको रिपोर्ट नहीं दे रहा है। दूसरा ऐसा परिवार जिनसे अभी आने के बाद, माँ से मिलने के लिए आने के बाद ये कहा गया है कि आपकी माँ भर्ती तो है पर उनकी मृत्यु हो चुकी है।
फोन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और तीसरा ये परिवार जो कह रहा है कि गलत तरीके से कोरोना बताया गया था, यानी सिर्फ बेड से बहुत आगे ये जंग चल रही है दिल्ली में कम से कम। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मामलों का क्या हाल है, क्योंकि अभी मुंबई जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो चीन में एपिसेंटर वुहान को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। दूसरी तरफ दिल्ली में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो शायद मुंबई को कुछ दिन में पीछे छोड़ दे। देश की आर्थिक राजधानी के नक्शे कदम पर देश की राजधानी भी चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई से दिल्ली सिर्फ 10 दिन पीछे है। अब आपको कोरोना से जूझती दिल्ली और मुंबई के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। मुंबई में 8 जून की सुबह तक 48,549 केस थे, जबकि दिल्ली में 28,936 कोरोना केस थे। मुंबई में 10 लाख की आबादी पर 3,884 केस हैं, जबकि दिल्ली में 1,722 केस हैं। अगर मौतों की बात की जाए तो मुंबई में 8 जून की सुबह तक 1,636 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि दिल्ली में मौत का आंकड़ा 812 है। अगर मुंबई में प्रति 10 लाख की आबादी पर मौत की बात करें तो यह आंकड़ा 131 है, जबकि दिल्ली में प्रति 10 लाख की आबादी में 48 मौतें हो रही हैं। इसी तरह मुंबई में कोरोना से मौतों की दर 3.37% है, जबकि दिल्ली में यही दर 2.81% है। जबकि दिल्ली का एक आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। यकीन मानिए इस आंकड़े को देखकर खौफ खाना लाजमी है। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उनकी रफ्तार मुंबई से कहीं ज्यादा तेज नजर आ रही है। पिछले 7 दिन की अगर बात करें तो दिल्ली में कोरोना का ग्रोथ रेट 5.24% था, जबकि मुंबई में कोरोना का ग्रोथ रेट 2.99% था। अगर ऐसा ही ग्रोथ रेट रहा तो 7 जुलाई तक दिल्ली मुंबई से आगे निकल जाएगी और कोरोना के केस मुंबई में 1,18,004 होंगे तो दिल्ली में 1,34,061 होंगे। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। हम लोग लगभग 10 दिन पीछे हैं मुंबई से लगातार, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन में 50,000 पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे को हजारों बेड और एक्स्ट्रा चाहिए। तो दिल्ली में अभी से एक बड़ी चेतावनी ने दस्तक दे दी है। कोरोना से संभलना बेहद जरूरी है, वरना दिल्ली में हालात बद से बदतर हो सकते हैं और फिर मुंबई की तरह दिल्ली भी वुहान का रिकॉर्ड तोड़ेगी। आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।